हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। सेल ओसीटी ट्रेनी बोकारो स्टील प्लांट का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 हम लोग करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 रहेगा और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। सेट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहां से ओपन करके देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ था सेट 1 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें टॉप 50 जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आता हूँ, जैसे सेट 1 में कराया था, सेट 2 में भी टॉप 50 क्वेश्चन रहेगा। ये पार्ट 1 है तो 50 नहीं तो इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मैकेनिकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेल ओसीटी के पैटर्न पे होगा। तो आप लोग को पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, एक एक चीज जो बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करूंगा वो नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी साथ में। फिर से दोबारा रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, टाइम बहुत कम है। ओके, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, टेफ्लॉन इज ए, टेफ्लॉन क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, थर्मोप्लास्टिक फ्लोरोकार्बन पॉलीमर है ये टेफ्लॉन। ओके, इसका टेफ्लॉन का ट्रेड नेम होता है, एक ट्रेड नेम क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इसका ट्रेड नेम होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ। अब सिर्फ स्ट्रेस पूछा रहता तो हम लोग बता देते। स्ट्रेस जो होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। ठीक है, यानी लोड होता है P और एरिया का A, मतलब सिग्मा इक्वल टू P अपन A हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, ये तो हमें पता है। लेकिन इसमें कौन सा होगा? देख रहे हैं सब में यही दे, एवरेज लोड, एवरेज एरिया, एवरेज लोड, मैक्सिमम एरिया, ये तो होगा नहीं। मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम का कुछ मैक्सिमम मिनिमम का सवाल नहीं होता, ये भी नहीं होगा। अब एवरेज लोड में भी कोई एवरेज हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है राइट आंसर हो जाएगा डी, इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। जो उसी समय जो लोड लग रहा है और जो लोड लग रहा है वो कितने एरिया पे लोड लग रहा है, वो वही होता है ट्रू स्ट्रेस। ओके, ट्रू स्ट्रेस राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ये रेंज दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 0.1% टू 0.1.5% तक होता है। अगर आपको पूछिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, तब क्या होगा? मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है 1.5% होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिल सकता है 1.7, लेकिन बहुत कम चांस है ये मिलने का। तो अगर ये भी रहता है तो आप इसको मार्क करेंगे, एक मैक्सिमम होता है और मिनिमम 1.5 होता है। एक लिस्ट है, आप देख लीजिए इसको, लिस्ट ऑफ कार्बन यहाँ पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज इन स्टील। ठीक है, तो नंबर 1 लिखेंगे माइल्ड स्टील, सॉरी डीड माइल्ड स्टील लिखेंगे, डीड माइल्ड स्टील। इसमें जो कार्बन होता है वो होता है 0.15%, 1 से ज्यादा है, देख लीजिए। सेकंड है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.15% टू 0.3% होता है। ये लिस्ट याद कर लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर आते हैं मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। इसमें जो होगा 0.3% से लेकर 0.6% तक होगा।
ठीक है। अब फोर्थ नंबर आते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। इसमें होता है 0.6% से लेकर 1.5% तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाई कार्बन स्टील है, यहाँ तक है। ये हाई कार्बन नहीं है, परसेंटेज ऑफ कार्बन का ये रेंज है 1.1% से लेकर 1.5% तक हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है 1.5%। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। चारपी टेस्ट क्या मेजर करने के लिए कंडक्ट करते हैं? तो टफनेस को मेजर किया जाता है चारपी टेस्ट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए, टफनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। और फ्रेंड्स, आपको बताना भूल गया कि इसके पहले जो सेट कराया था, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किया, शेयर किया। तो ये फिर से सेट 2 जो है लेकर आया हूँ। तो जितना कोशिश करूंगा कि जितना हो सके एग्जाम से पहले उतना आप लोगों को क्वेश्चन और जो सॉल्यूशन है, एमसीक्यू है, वो प्रोवाइड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। तो इसलिए आप लाइक और कमेंट करते रहिएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतने स्पीड से मैं क्वेश्चन आपको कराते रहूँगा, अलग अलग सेट लाते रहेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, और किसी को पीडीएफ अगर नहीं मिला होगा तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है। ओके, या आप एप्लीकेशन पे हैं तो वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थोड़ा ऑप्शन रॉन्ग दे दिया गया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे इक्वल टू होता है π/32 d⁴, ये आपको पता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पी। π/32 यहाँ डिवीजन है, ठीक है, और d⁴ यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इस तरह से है। नेक्स्ट है अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रट। ये आप लोग को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। राइट आंसर है डी, स्ट्रट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल। राइट आंसर बी है, ब्रिटल मटेरियल। ये सेल भिलाई में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेक कॉमनली यूज ऑन ट्रेन बोगी इज। जो ट्रेन बोगी में ब्रेक यूज होता है वो होता है शू ब्रेक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शू ब्रेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉम का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। अ प्लेनर मैकेनिज्म हैज 10 लिंक्स एंड 12 रोटरी ज्वाइंट यूजिंग ग्रुबलर क्राइटेरियन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म इज। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, किसका यूज करना है? ग्रुबलर क्राइटेरिया। तो ग्रुबलर क्राइटेरिया क्या होता है? वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ग्रुबलर क्राइटेरिया होता है 3L-1, लिंक है L, ठीक है, -2J -H -F। ओके, ये L जो है लिंक है और 2J जो है, J जो है वो होता है बाइनरी ज्वाइंट यानी रोटरी ज्वाइंट, ये होता है लोअर पेयर। और H जो होता है हायर पेयर होता है, ये भी ज्वाइंट है, हायर पेयर होता है। और F जो होता है फ्रेम होता है। तो इसमें कोई फ्रेम नहीं है, A 0 हो जाएगा, A भी 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ लिंक कितना है? 10 है। और रोटरी ज्वाइंट यानी J जो है वो 12 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए आप 3L 10 - 1 -2 × 12 हो जाएगा। तो 3 × 10 - 1 9 हो जाएगा, और 12 2 जा 24, 12 दूना 24 हो जाएगा। और 9 3 जा 27 होता है, 9 3 27 -24, तो 27 - 24 जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका मिल गया 3। राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है। एक आपको पूछ देगा कुर्ट्जबैक इक्वेशन, कुर्ट्जबैक ऐसे होता है। फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कुर्ट्ज QUTZ बैक इक्वेशन इसी तरीके से होता है। F =
3L-1 - 2J, ठीक है। उसमें भी H होता है, F नहीं होता है, ठीक है। तो इससे भी बोलेगा तो यही फार्मूला लगा देना है आपको और ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th पे, what will be the center distance between the axis of pinion and gear when 20° full depth in volute profile pinion with 20 teeth meshes with the gear has 50 teeth for module of 6 mm, ठीक है। एक गियर है और एक पिनियन है, तो एक गियर जो है उसमें 50 टीथ है, 50 टीथ, समझ गए। एक गियर बड़ा गियर है, बड़ा को गियर बोलते हैं, छोटे को पिनियन बोलते हैं। तो इसमें जो है 50 टीथ है, उसमें एक छोटा सा पिनियन लग गया है, उसमें जो है 20 टीथ है, ठीक है। और इसका मॉड्यूल जो है वो 6 mm है, ओके। तो क्या निकालना, क्या है हमें, सेंटर डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द एक्सेस ऑफ पिनियन एंड गियर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये पिनियन है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेस हो जाएगा, इसका गियर का ये हो जाएगा, ठीक, एक्सेस दोनों का यहाँ मिल जाएगा। तो इसका सेंटर डिस्टेंस निकालना, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया। सिंपल क्या करना है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आ जाए सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो करना क्या है, ये दोनों जो टीथ है 20 और 50 इसको ऐड कर देना है। तो 20 और 50 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, हो जाएगा 70। और जो मॉड्यूल दिया है m, इसको हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 का 21 और एक 0, 210 mm आपका आ गया क्या, सेंटर डिस्टेंस। इतना सिंपल है, राइट आंसर हो गया सी। बिना पेन उठाए 20 सेकेंड में आप कर लेंगे, आप मन में ही कर लेंगे। 50 और 20 70, और 70 गुने 3 210, 70 को 7 पकड़िए ना, 7 3 का 21 और एक 0 लगा दीजिए। देखिए होता क्या है, क्यों ये कब कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आपको फार्मूला पता हो, सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे सेंटर डिस्टेंस, सी से डिनोट करते हैं, होता है m/2। m क्या है, मॉड्यूल है, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल इधर है या उधर है। तो मॉड्यूल है ये 6 mm, 6/2, और कैपिटल टी 50 है, स्मॉल टी जो है 20 है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं 6/2 जो होगा 3 हो जाएगा, और 50 और 20 70 हो जाएगा, तो 7 3 का 21 और एक 0 लगा दीजिए, 210 mm आ गया। तो ये होता है फार्मूला से। तो फार्मूला आपको पता है तो लिखने और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। 10 सेकेंड के अंदर आप आंसर को मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट सुटेबल बेयरिंग फॉर कैरिंग वेरी हैवी लोड विथ स्लो स्पीड। वेरी हैवी लोड कैरी करने के लिए, और वो भी लो स्पीड पे, जो सबसे अच्छा बेयरिंग होगा, सबसे सूटेबल बेयरिंग होगा, वो होगा हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग। राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग, ओके। नेक्स्ट है, इन द ऑर्सेट फ्लू गैस एनालाइजर। ऑर्सेट फ्लू गैस एनालाइजर एक टाइप का डिवाइस इक्विपमेंट होता है, जो क्या है, अमोनिकल कॉर्पस क्लोराइड इज यूज्ड टू ऑब्जर्व। तो अमोनिकल कॉर्पस क्लोराइड को क्या ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कोई इतना ज्यादा आता नहीं है, बट आ सकता है, ओके। तो अमोनिकल कॉर्पस क्लोराइड जो होता है उसको CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, CO। और अमोनिकल कॉर्पस क्लोराइड जो है, कॉर्पस क्लोराइड, तो उसको बोलते हैं CuCl2, ओके। ऑब्जर्व करता है CO2 को, ठीक। अब CO2 को ऑब्जर्व करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने वाला क्या है, KOH है, क्या है, KOH सॉल्यूशन, ओके। और O2 को जो ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं पायरोगैलोल सॉल्यूशन, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड इन स्टीम इंजन आर यूजुअली कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ। स्टीम इंजन में पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड जो कनेक्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो कटर ज्वाइंट से होता है। राइट आंसर हो जाएगा एक कटर ज्वाइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है और इसमें कुछ है नहीं, बस याद ही तो रखना है। नेक्स्ट है 14th, अ बेंच वाइज हैज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंच वाइज में जो थ्रेड यूज होता है तो वो एक में थ्रेड यूज होता है। एक में थ्रेड का एंगल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो एंगल जो होता है वो होता है 29 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज स्मॉलेस्ट। ये जो ऑप्शन दिया सॉलिड लिक्विड गैस एंड वाला है, इसमें से कौन से केसेस में जो हीट का ट्रांसमिशन होगा, हीट ट्रांसफर होगा, वो सबसे कम होगा। हीट ट्रांसफर जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी के से डिनोट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है के। अब थर्मल कंडक्टिविटी किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है वो देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी गैस में सबसे कम होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इज लेस देन के लिक्विड इज लेस देन के सॉलिड। ठीक है, तो क्या हुआ, हीट ट्रांसमिशन ऑफ हीट स्मॉलेस्ट इज गैस हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर पूछता कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट पूछा था तो सॉलिड में हो जाता लार्जेस्ट, ठीक है, यानी ज्यादा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, और लिक्विड बीच में है, गैस सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अ हीट इंजन परफॉर्म अ वर्क ऑफ 100 किलो जूल पर साइकिल। जहां आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वहीं पे आपको समझ लेना है कि डाटा क्या है। वर्क मतलब डब्लू है। ओके, द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज 50%। इंजन का इफिशियंसी 50% दिया है। 50% का मतलब होता है 0.50। ठीक है, ये लिखना पड़ता है क्योंकि परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे पॉइंट में आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल ये परसेंटेज को पॉइंट में लेना होता है। परसेंटेज में वैल्यू रखा नहीं जाता है, कहीं निकाला जाता है परसेंटेज में। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्ट कितना होगा। ठीक है, हीट रिजेक्टेड पूछ रहा तो क्यू आर पूछ रहा है। ठीक है, अब हीट रिजेक्टेड क्यू आर निकालने के लिए आपको हीट सप्लाई भी पता करना होगा कि भाई हीट सप्लाई कितना है। हीट सप्लाई मिलेगा तभी तो हीट रिजेक्टेड आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है हीट इंजन का इफिशियंसी। इंजन इफिशियंसी इक्वल टू होता है, जो दिया है उसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क दिया है तो वर्क लगा लीजिए, वर्क अपॉन वर्क आउटपुट होता है, वर्क अपॉन हीट सप्लाई होगा, यानी QS होगा। तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी दिया है 0.50 और वर्क डन दिया है 100 और हीट सप्लाई आपको निकाल लेना है। तो हीट सप्लाई निकालेंगे तो 100 अपॉन 0.5 का मतलब होता है 1/2, या 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 2, 200 हो जाएगा। तो हीट सप्लाई जो है, हीट सप्लाई आपको मिल गया 200 मिल गया क्या, किलो जूल, और यहाँ पे दिया है 100 किलो जूल पर साइकिल, तो हीट सप्लाई भी किलो जूल पर साइकिल में ही मिलेगा। ठीक, अब हीट सप्लाई तब मिल गया तो हीट रिजेक्शन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, यानी कितना हीट सप्लाई हुआ कितना रिजेक्ट का जो बचा वो हो गया वर्क डन। तो वर्क डन हमें दिया, हीट रिजेक्शन निकालना है, तो हीट रिजेक्शन निकालने के लिए क्यू आर को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, हीट रिजेक्शन इक्वल टू हीट सप्लाई, और वर्क डन इधर जाएगा तो माइनस वर्क डब्ल्यू हो जाएगा। तो हीट सप्लाई 200 हमने अभी निकाला है और वर्क डन 100 माइनस कर दिए, तो हीट रिजेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 किलो जूल पर साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 100 किलो जूल, सी हो गया आंसर। तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल होता है। सॉल्व करने में मुझे भले ही इतना टाइम लगा, आपको 20 सेकेंड या 30 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1527 डिग्री सेल्सियस 1527 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोड्यूसेस 400 किलो वाट ऑफ नेट पावर। इसी को समझ जाइए कि वर्क डन है, और पावर भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर है, इसमें मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है ना उसको T1 बोलते हैं। यही स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि T1 टेम्परेचर कौन होगा, T2 कौन सा होगा। तो कार्नोट इंजन में मैक्सिमम टेम्परेचर T1 हो जाता है। अच्छे से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। T1 और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो T2 हो जाता है। पहले लिखा है तो T1 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और दूसरा वाला T2 होगा ऐसा नहीं है। कार्नोट इंजन में T1 जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, कहीं कहीं भी फिर गलती नहीं होगा, टेम्परेचर में कंफ्यूज नहीं करेगा। द चेंज ऑफ इंट्रोपी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस इज। चेंज ऑफ इंट्रोपी पूछ रहा, मतलब डेल्टा एस पूछ रहा है। डेल्टा एस इक्वल टू होता है S2 माइनस S1 को भी बोला जाता है डेल्टा एस। इसका फॉर्मूला होता है, आगे हम बात करेंगे। चलिए यहीं लिख देता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू होता है, सिंपल आप लिख लीजिए, हीट सप्लाई अपॉन T1 मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ इंट्रोपी, ठीक है। अब देखिए T1 तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ हम लोग रख लेंगे, लेकिन हमें हीट सप्लाई नहीं दिया है, तो हीट सप्लाई निकालना पड़ेगा। वर्क डन दिया है, इससे निकल जाएगा, ठीक है। और T1 T2 टेम्परेचर दिया है, तो इसी के टर्म में हम लोग एक फार्मूला लगा लेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, इफिशियंसी का। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल वो होता है T1 T2 के टर्म में होता है 1 माइनस T2 अपन T1। ओके, तो 1 माइनस T2 कितना है, 1527। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी, T2 जो है 27 डिग्री है, T1 है 1527। तो इसमें 273 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें केल्विन में चाहिए, ठीक है। तो 15 और 2 17 हो जाएगा, और ये एक मिल के 1800 हो जाएगा। तो ये 1800 केल्विन हो गया। और T2 जो है वो 27 दिया है, और इसमें भी 273 ऐड कर दीजिए, और केल्विन में बनाना है तो 300 केल्विन हो जाएगा, हो गया। तो 1 माइनस T2 जो है वो 300 केल्विन हो गया। केल्विन में रखना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन में भी है किलोवाट पर केल्विन में आंसर चाहिए इसको, ठीक है। नहीं भी बोला होता तो भी केल्विन में ही हम रखते हैं। और T1 जो है 1800 है। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिए, 3 एक कम 3 और 6 3 18, 6 3 जा 18 इंग्लिश में, ठीक है। तो 1 माइनस 1/6, तो 1 - 1 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.833। ये क्या हो गया, ये कार्नोट का इफिशियंसी हो गया। तो कार्नोट इफिशियंसी हो गया, तो दूसरा वाला जब फार्मूला लगा लेंगे इफिशियंसी का, ये इसको भी कार्नोट इफिशियंसी बोलेंगे, ठीक है, या सिर्फ इफिशियंसी भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सिर्फ हम लोग इफिशियंसी ही बोल देते हैं यहाँ पे। तो इफिशियंसी इक्वल टू, आपको पता है सबका इफिशियंसी होता है, कार्नोट का ही नहीं है, सबका इफिशियंसी इस टर्म में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ, कितना नेट पावर है और हीट सप्लाई है, इसको नेट पावर लिख देते हैं, नेट वर्क, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क दिया है, नेट पावर, ठीक है। वर्क नेट लिख देते हैं, तो वर्क नेट जो है 400 है। इफिशियंसी तो हमने निकाला था, तो यहाँ पुट कर देते हैं 0.833 400, और हीट सप्लाई तो हमें चाहिए ही यहाँ पुट करने के लिए, तो हीट सप्लाई, तो इसको हीट सप्लाई को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको हीट सप्लाई जो होगा वो मिल जाएगा 480 किलोवाट, ठीक है। ये जो डाटा है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी है, हार्ड है, ऐसे लग रहा है आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, बट नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल थोड़ा इफिशियंसी रहेगा, हो सकता है कि 0.5 आपका इफिशियंसी आए, तो 0.5 यहाँ रहता तो मुश्किल नहीं जाता, 800 हो जाता किलोवाट, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे चेंज ऑफ इंट्रोपी यानी डेल्टा एस। चेंज ऑफ इंट्रोपी डेल्टा एस क्या है, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं,
ठीक है, डेल्टा क्यू एस अपन T1। तो हीट सप्लाई जो है 480 है और T1 टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 1527, मतलब कितना, 1800 केल्विन। तो इसको लिख दीजिए 1800 केल्विन। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.266 किलोवाट पर केल्विन। ठीक है, किलोवाट पर केल्विन कैसे आया, क्योंकि हीट सप्लाई जो है ये किलोवाट में है और टेम्परेचर जो है ये वाला टेम्परेचर एक केल्विन में है। ठीक है, तो किलोवाट पर केल्विन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो देखिए आंसर हो गया बी, किलोवाट पर केल्विन। ओके, तो यूनिट पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो होता है वो होता है रीमर। राइट आंसर हो जाएगा डी, रीमर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। यहाँ तक आप देखते हुए आ गए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन है, आ भी सकता है एक आध क्वेश्चन, इसलिए मैं दे दिया हूँ। द टाइम स्टडी ऑफ वर्क ऑपरेशन एट अ रेस्टोरेंट yielded an average observed time of 9 minutes. The analyst rated the observed worker at 90%. The normal time of this operation is, तो इसका कुछ नहीं है, नॉर्मल टाइम ऑफ दिस ऑपरेशन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल टाइम इक्वल टू होता है कुछ नहीं, कितने ऑब्जर्व टाइम है, एवरेज ऑब्जर्व टाइम 9 मिनट है, तो इसको लिख दीजिए 9 और जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 90। तो परसेंटेज को जब भी परसेंटेज वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नीचे 100 लगा देते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए। ठीक है, इसको और इसको कट कर देंगे, 9 9 जा 81, 99 81 होता है। ठीक है, 9 इंटू 9 81 और अब 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड तो क्या हो जाएगा 8.1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 8.1 मिनट। आने का बहुत कम चांसेस है, बस दे दिया हूं, कहीं आ गया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेजोर क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आप लोगों को। द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज। ओके, तो रेफ्रिजरेंट होता है, तो रेफ्रिजरेंट में आपको पता है क्या क्या होता है, कंडेंसर होता है, इवापोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है। तो कंडेंसर से जब पास होता है तो क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर से पास होगा तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये एक डायग्राम है, इसको टेम्परेचर लिखेंगे, इसको STS डायग्राम लिखेंगे। एस मतलब एंट्रोपी होता है। ये इस तरीके से डायग्राम बनता है। ओके, इस तरीका से, राइट। तो इसको, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी, और एक यहाँ भी पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सी, और इस पॉइंट को डी, और इस पॉइंट को ई बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छे से देखिएगा। ओके, अच्छे से देखेंगे जब, तो थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो अब देखेंगे, पेन चेंज कर लिया है मैंने। तो ये जो सबसे पहले देखेंगे राइट साइड का। ठीक है, जो राइट साइड का कर्व है, ये वाला कर्व, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। सेचुरेटेड को मैं सेट लिख रहा हूँ, एक बार सेचुरेटेड लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। ठीक है, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर यहाँ तक ऊपर तक जाता है, ज़्यादा ऊपर, तो ये हो जाता है सुपर सेचुरेटेड वेपर। सुपर सेचुरेटेड ये हो जाता है। ठीक है, वेपर। अब जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, ये जानने की जरूरत ऐसे नहीं है, वो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, यहाँ पे जब इस साइड आता है, लेफ्ट साइड का जो कर्व होता है वो होता है सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड लिक्विड।
जब नीचे आता है यही डाउन होकर तो यहाँ आकर बन जाता है, जैसे ये ऊपर गया तो सुपर सेचुरेटेड वेपर, ये थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे होता है सब कूलिंग, सब कूलिंग, और इसको बोलते हैं अंडर कूलिंग। ठीक, तो एक चीज और देखिए, अगर इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे हम कर देते हैं, ऐसे, और इसको नंबरिंग कर देते हैं, तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है यहाँ 3, और ये होता है 4, 4 to 1। ठीक है, अब एक ये ध्यान से सुनते जाइएगा। थोड़ा सा यहाँ पे पेन को मैं चेंज करता हूँ, कोई भी दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए ये ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ही अलग है, कुछ और ले लेता हूँ। चलिए ये ले लेता हूँ, देखता हूँ दिख रहा है क्या, दिख ही जाएगा। तो देखिए 1 to 2 जो होता है यहाँ पे, ये कंप्रेसर वर्क होता है, कंप्रेसर वर्क। और 2 to 3 जो होता है, 2 to 3 यहाँ पे होता है कंडेंसर। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंडेंसर। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, पॉज करके, रिवर्स करके, फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा फिर से, अगर नहीं समझा तो। इसको कंडेंसर, और 3 to जो 4 होता है, ये होता है थ्रोटलिंग। ठीक है, और 4 to 1 इवापोरेटर होता है। यहाँ आपको एक्सपांसन भी बोलते हैं, एक्सपांसन वाल्व होता है, इसी के बीच में कहीं लगा रहेगा, ये इवापोरेटर। दो चीजें समझने वाली हैं, 2 या 3 चीजें समझ लीजिए, कंप्रेसर, कंडेंसर और इवापोरेटर। इवापोरेटर जो होता है यहाँ पे होता है हीट को, हीट को सप्लाई करते हैं, QS लिखेंगे। और कंडेंसर जो है 2 to 3 हीट रिजेक्ट होता है कंडेंसर में। इवापोरेटर में 4 to 1 जो है इवापोरेटर है, तो यहाँ पे हीट सप्लाई होता है। तो क्या बोल रहा है, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम, VCRS। तो जब कंडेंसर से पास होगा तो क्या होगा, जब यहाँ से पास होगा कंडेंसर 2 to 3, तो क्या होगा बताइए, 2 to 3। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया मैं, वेट रीजन होगा, वेट रीजन। तो जब 2 to 3 पास करेगा तो आपको ये वाले कर्व पे यहाँ मिलेगा, तो ये होगा सेचुरेटेड लिक्विड। राइट आंसर हो जाएगा ए, सेचुरेटेड लिक्विड। ओके, कंडेंसर से जब पास करेगा, इसमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सुपर सेचुरेटेड वेपर भी यहाँ पे है, नहीं। 2 to 3 कंडेंसर से जब पास हो जाएगा, एग्जिट होगा, तो होगा सेचुरेटेड लिक्विड। अब देखिए, से कंडेंसर से एग्जिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कंडेंसर से एग्जिट हो रहा, पास हो रहा मतलब एग्जिट हो रहा, निकल रहा, या फिर इवापोरेटर के अंदर इंटर कर रहा है, या फिर इंटर कर रहा कहाँ, इवापोरेटर में, तो सेम ही पॉइंट रहेगा। कंडेंसर से एग्जिट कर रहा मतलब 3 to 4, और ये यहाँ पे इवापोरेटर में उसके बाद जाएगा, कंडेंसर से निकलेगा, तो दोनों सिचुएशन में होगा सेचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4 to 1 इवापोरेटर से एग्जिट करेगा, इवापोरेटर से एग्जिट करे, या फिर कंप्रेसर 1 to 2 कंप्रेसर में एंटर करे, कंप्रेसर में एंटर करे, तो इस दोनों सिचुएशन में क्या होगा, सेचुरेटेड वेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और रेफ्रिजरेंट विद द हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर इज, वो एक रेफ्रिजरेंट जिसमें क्रिटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है वो होता है अमोनिया। ओके, नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन SI इंजन, तो वो होता है इग्निशन लैग। राइट आंसर हो जाएगा ए, इग्निशन लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ इंजन इज 300 cc, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ इंजन इज 20 cc, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन विल बी, कुछ नहीं है, कंप्रेशन रेशियो निकालना है मतलब RC। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, इसको और इसको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 20 से, मतलब कैसे होगा, 300 प्लस 20 कर दीजिए और 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 320 प्लस 20
2 से 2 को काट दीजिए और 16 दूना 32 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए 16। अब ये कैसे हुआ? अब देखिए, इसके लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसको मन में ही अपने दिमाग में ही ऐड कर लेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको 16 आंसर। लेकिन कैसे कर पाएंगे? जब आपको फॉर्मूला पता होगा तब कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला पता होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम, अब देखिए 2 वॉल्यूम होता है, एक स्विफ्ट वॉल्यूम एक क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ तो सीधे सीधे लिख दिया क्लियरेंस वॉल्यूम वीसी, तो ये हम लोग लिख लेंगे वीसी इक्वल टू 20 सीसी। ठीक है, अब इसका तो नहीं लिखा है, तो 300 सीसी स्ट्रोक वॉल्यूम अगर नहीं समझ रहा है कि क्या है, क्लियरेंस है कि स्विफ्ट है, तो क्लियरेंस वाला तो क्लियरेंस होगा, तो ये बचा हुआ क्या होगा? स्विफ्ट वॉल्यूम। तो 300 सीसी, मतलब कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मेहनत करनी होती है और लॉजिकली आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहाँ पे दिमाग जो है अच्छे से काम करना चाहिए, फार्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, ये क्यों कर दिया ऐसे? क्योंकि मुझे पता था कि कंप्रेशन रेशियो जो है आरसी, कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मान लीजिए कि इस वीसी को पहले मैं ले लेता हूँ, पहले लो या बाद में लो कोई फर्क नहीं पड़ना पड़े। क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको कट कर देंगे 1 हो जाएगा। तो आरसी क्लियर कंप्रेशन रेशो 1 प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ऐसे भी फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी फार्मूला मिलेगा। जैसे भी करेंगे सॉल्व, आंसर आपको उतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी करके देख लीजिए, आरसी 1 प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये नहीं एग्जाम में जाने के बाद दिक्कत क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्विफ्ट वॉल्यूम ऊपर था कि नीचे था, और ऊपर नीचा में फंस गए तो गए, मतलब भगवान भरोसे हो जाएगा, आंसर राइट भी हो जाएगा, रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर याद होना चाहिए स्विफ्ट वॉल्यूम ऊपर होगा। ठीक है, 1 प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम कितना है? 300 है, और ये जो है 20 है। इसको जो करेंगे गुना भाग ऐसे 16, क्या हो जाएगा 15, 15 दूना 30 और 15 प्लस 1 16 हो गया। कितना सिंपल है। ठीक, तो 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग idling एंड लो स्पीड ऑपरेशन द कार्बोरेटर सप्लाई मिक्सचर विच कैन बी टर्म एज। जो स्टार्टिंग idling एंड लो स्पीड के टाइम पे जो ऑपरेशन होता है उसको द कार्बोरेटर सप्लाई या मिक्सचर, तो कार्बोरेटर किस टाइप का मिक्सचर सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिच मिक्सचर। राइट आंसर हो जाएगा रिच, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग 25 यही लास्ट करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और मैं आराम से पढ़ाता हूँ। आप लोग को पता है, स्टूडेंट बोलते हैं थोड़ा सा एग्जाम है स्पीड में पढ़ाने के लिए, लेकिन स्पीड तो पढ़ा रहे हैं, बट जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी, न्यूमेरिकल होगा, वहाँ पे अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझते हुए चलना है, छोड़ के भागते हुए नहीं जाना है। ठीक है, जो याद करने वाला है उसको तो मैं तो सेकंडों में बता के आगे बढ़ जाता हूँ कि ये चलो इसमें कुछ है नहीं, याद ही करना है। अब जैसे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इसमें क्या है, याद करना है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सिग्मा A T टू द पावर 4, ये होता है फॉर्मूला, मतलब राइट आंसर हो जाएगा E। ठीक है, ये अच्छे से लिखा नहीं है, मतलब ये हो जाएगा सिग्मा A T टू द पावर 4, ये पावर में है ये सारा। ठीक है, अब इसमें सिग्मा जो है इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा को बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और सिग्मा का जो वैल्यू होता है, याद कर लीजिएगा, ये कभी पूछ सकता है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, क्या यूनिट होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस एज वाट पर मीटर टू द पावर 4।
ठीक है। तो ये HMT हीट एंड मास ट्रांसफर का क्वेश्चन था। तो इस पार्ट में इतना ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आगे पार्ट 2 में 26 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सेल बोकारो स्टील का पैटर्न है 50-50 का रेशियो आप लोगों को पता है, और हमारे चैनल पे नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पढ़ाया जा रहा है, ये भी आपको पता है। 50-50 क्वेश्चन हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाकर जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकता है एग्जाम में, हम एक्सपेक्ट किए हम लोग एनालिसिस करके जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे, तो इससे पता चला इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल पे ये सारे क्वेश्चन हैं। ओके, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, टेस्ट को देते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दीजिए। और अगर कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे जो टेस्ट से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ट्विटलेज एकेडमी का ऐप। ओके, और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन करके अगर पढ़ पाएँ, ठीक है। बट नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हैं आप 2019-04 का जो रिक्रूटमेंट आया था सितंबर अक्टूबर में 2019, उसका भी एग्जाम होने वाला। तो वो एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू से ही अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप शुरू से ही अभी से फुल कोर्स ज्वाइन करके सेल OCT का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी फुल कोर्स हमारे ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे ज्वाइन करके बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर दूसरा भी आपको सेल OCT का एग्जाम दे रहे हैं बोकारो का। तो ओके, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।